हेलो स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 5 दैट इज ऑर्गेनाइजिंग एंड ये हमारी क्लास 9 है इस चैप्टर पे। इसमें हम 3 टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। पहला है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, दूसरा है डिसेंट्रलाइजेशन एंड तीसरा है सेंट्रलाइजेशन। एंड ये तीनों टॉपिक ही आपके 2021 के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड जैसे कि आप जानते हो कि फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आपके सिलेबस से डिडक्ट हो गया है 2021 के एग्जाम में, तो उस हिसाब से ये टॉपिक्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे फॉर 2021। रेस्ट बाकी सारे ईयर्स में इसके बाद में भी जो एग्ज़ाम्स होंगे उसके लिए भी ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड इवन फॉर द पर्पस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस ये टॉपिक जो है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट दैट इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि डेलीगेशन का मतलब क्या होता है। डेलीगेट, ठीक है, मतलब कि किसी को देना। क्या देना? आप जो है अथॉरिटी दे सकते हो, रेस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हो। अकाउंटेबिलिटी आप डेलीगेट नहीं कर सकते, ध्यान रखोगे। आप अथॉरिटी दे सकते हो, रेस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हो, अकाउंटेबिलिटी जो है आप डेलीगेट नहीं कर सकते, सिर्फ वो क्रिएट हो सकती है। तो यहाँ देखो, डेलीगेशन रेफर्स टू डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है कि हम अथॉरिटी को ट्रांसफर करते हैं, डाउनवर्ड मूवमेंट होता है अथॉरिटी का। इसका मतलब क्या है कि जो सुपीरियर होंगे उनके हाथ में ज़्यादा पावर होगी और जो सबऑर्डिनेट होंगे उनके हाथ में कम पावर होगी। तो जो हमने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रखा है, अगर उस हिसाब से आप देख लो तो टॉप लेवल मैनेजमेंट के हाथ में सबसे ज़्यादा पावर है, उससे कम आपकी मिडिल लेवल मैनेजमेंट के हाथ में है, एंड देन उससे कम जो है लोअर लेवल मैनेजमेंट के हाथ में है। तो इस तरीके से जो है अथॉरिटी का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। नेक्स्ट इसमें देखो, सेकेंड लाइन लिखी है एंट्रस्टमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो आप अथॉरिटी डेलीगेट करते हो उसके मैचिंग आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी भी क्या करनी है, डेलीगेट करनी होगी। अगर जो है आपने अथॉरिटी ज़्यादा दे दी, रेस्पॉन्सिबिलिटी कम दी, तब भी दिक्कत है। अगर अथॉरिटी कम दी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दे दी, तब भी दिक्कत है, काम कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो आप जो है अथॉरिटी के साथ साथ क्या करते हो, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी देते हो, इसका एंट्रस्टमेंट किया जाता है। एंड क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी फॉर परफॉर्मेंस। तो अब जो है अगर आपको जिम्मेदारी मिली है, तो अगर आपने अपना काम कंप्लीट नहीं किया तो आपको जो है वहाँ पे जवाब देना पड़ेगा कि आपने जो है अपना काम कंप्लीट क्यों नहीं किया। तो यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबिलिटी, कि आपने जो है अपना काम कंप्लीट क्यों नहीं किया। तो यहाँ पे सपोज एक सुपीरियर है मिस्टर ए, उन्होंने जो है बी को कुछ अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, ठीक है। अब ए के बॉस जो है वो तो ए से ही पूछेंगे कि आपका काम कंप्लीट हुआ कि नहीं। भले ए ने जो है वो सारे काम बी को सौंप दिए हो, बी कंप्लीट नहीं कर पाया हो, लेकिन फाइनल जिम्मेदारी किसकी थी, ए की थी, मिस्टर ए की, कि मिस्टर ए को जो है देखना था कि टाइमली काम कंप्लीट हो रहा है कि नहीं। तो इससे आपको ये समझ में आता है कि हम अथॉरिटी डेलीगेट कर सकते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी कुछ हद तक डेलीगेट कर सकते हैं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी जो है हम ये पूरी तरीके से डेलीगेट नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी एंटायरली डेलीगेटेड। इन द वर्ड्स ऑफ थियो हाइमन, अब जो है कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं हम डेलीगेशन की। तो थियो हाइमन व्हाट ही सेड, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी merely means granting of authority to subordinates to operate within prescribed limits। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी merely means granting of authority, अथॉरिटी देना, किसको देना, सबऑर्डिनेट्स को देना, ताकि जो भी उनका ऑपरेशन का लिमिट, प्रिस्क्राइब लिमिट तय की गई है, वो जो है उस लिमिट में रह करके अपने काम को परफॉर्म करे, अपना टास्क कंप्लीट करें। द पर्सन who delegates is known as delegator। तो यहाँ पर कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, जो पर्सन अथॉरिटी को डेलीगेट करता है, ठीक है, जो अथॉरिटी देता है किसी को, उस पर्सन को डेलीगेटर बोला जाता है। The other person who receives the same is known as delegatee। और जो दूसरा पर्सन है जो उस अथॉरिटी को रिसीव कर रहा है, जिसको मिल रहा है, वो डेलीगेटी जाना जाता है। तो यहाँ पे ध्यान दो, जो दे रहा है वो डेलीगेटर है और जो रिसीव कर रहा है वो डेलीगेटी है। यहाँ से आपका 1 मार्क क्वेश्चन बन सकता है।
नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द कॉन्सेप्ट ऑफ डेलीगेशन इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ वर्क एंड डिविजन ऑफ लेबर। तो ये जो कॉन्सेप्ट है आपका डेलीगेशन का, ये दो प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। पहला प्रिंसिपल क्या है, डिविजन ऑफ वर्क, कि काम को डिवाइड करना है, एंड रिस्पॉन्स, एंड जो भी आप दे रहे हो वो जो है क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप जो है असाइन करोगे वर्क। ध्यान से, जो भी आप अथॉरिटी दोगे, जो भी आप रेस्पॉन्सिबिलिटी दोगे, वो एज पर क्वालिफिकेशन जो है आप डिवाइड करके, जो बंदा जिस काम में अच्छा है उसको उसकी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंगली क्या करना है, डेलीगेट करना है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, डिविजन ऑफ लेबर। तो इन दोनों प्रिंसिपल्स पे, प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ वर्क एंड प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ लेबर, इन दोनों पे जो है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ डेलीगेशन बेस्ड है। अब जो है हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो है एलिमेंट्स या फिर प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन। तो इन दोनों नाम से पूछ सकता है, एलिमेंट्स भी बोल सकता है या फिर प्रोसेस भी बोल सकता है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं एलिमेंट्स या फिर प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन। यहाँ पर जो है आप इस चार्ट में देख सकते हो, डेलीगेशन जो है वो 3 पार्ट में आपका डिवाइडेड है। इसका जो एलिमेंट है या प्रोसेस है वो 3 पार्ट में आपका डिवाइडेड है, अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो आइए हम बारी बारी ये तीनों टर्म्स पढ़ लेते हैं। पहला है अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू कमांड हिज सबऑर्डिनेट्स एंड टू टेक एक्शन विद इन द स्कोप ऑफ हिज पोजीशन। तो आपके पास जो है, जो पोजीशन है, जो पावर है, ठीक है, उसको जो है आप यूज कर सकते हो। आप जो है उस पावर को यूज करके अपने सबऑर्डिनेट्स को भी कुछ काम सौंप सकते हो। एंड आप जो है कुछ, अगर आपके सबऑर्डिनेट्स आपकी बात नहीं सुन रहे हैं तो आप अपने पोजीशन, जो आपका पावर है, आप उसके स्कोप में रह करके आप उनके खिलाफ जो है कुछ एक्शन भी ले सकते हो। तो सीधा सीधा आप ये समझ लो, अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, पावर होता है। जो भी एक पोजीशन, एक जॉब पोजीशन की वजह से जो भी आपको पावर, डिसीजन मेकिंग पावर मिलती है, वो क्या है, अथॉरिटी है। Extent of authority is highest at top level and reduces successively as we go down the organizational hierarchy। तो यहाँ पर आप ये चीज देखो, जो अथॉरिटी होती है वो सबसे ज्यादा किसके हाथ में होती है, टॉप लेवल मैनेजमेंट के हाथ में होती है। एंड जैसे जैसे आप जो है हायरार्की में लोअर की तरफ मूव करेंगे, मतलब कि टॉप लेवल से मिडिल लेवल या मिडिल लेवल से लोअर लेवल, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि आपकी जो अथॉरिटी है वो रिड्यूस होती चली जाती है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखोगे, अगर आप हाईएस्ट लेवल पे हो तो आपकी अथॉरिटी ज़्यादा होगी, एंड अगर आप उससे कम लेवल पे काम कर रहे हो तो आपकी अथॉरिटी जो है वहाँ पे कम होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी की। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी का अगर आप सीधा सा मतलब समझना चाहो तो रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी। वो क्या है, एक ऑब्लिगेशन है कि आपको जो है, जो काम सौंपा गया है आपको वो काम कंप्लीट करना है। इट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ एन इंडिविजुअल टू कैरी आउट द असाइन्ड ड्यूटीज। नेक्स्ट जो है आप इसमें देखो, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप एज सबऑर्डिनेट इज बाउंड टू परफॉर्म द ड्यूटी असाइन्ड टू हिम बाय द सुपीरियर। तो अब जो है, अगर आपके बॉस अगर आपको कोई काम दे रहे हैं तो ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी की है, आप जो है उस काम को कंप्लीट करें। तो ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है, जो सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप से जो है ये रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ओरिजिनेट हो रही है। और सबऑर्डिनेट को अगर जो है सुपीरियर ने कोई भी ऑर्डर दे दिया, कोई भी ड्यूटी असाइन कर दी, तो ये सबऑर्डिनेट की जिम्मेदारी है कि वो जो है उस ड्यूटी को कंप्लीट करें। जो भी टास्क उनको मिला है वो जो है अपनी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी, सारी जिम्मेदारी, अपनी ऑब्लिगेशंस को जो है फुलफिल करें। नेक्स्ट वन इज अकाउंटेबिलिटी। ये आपका थर्ड टर्म है, अकाउंटेबिलिटी। तो अकाउंटेबिलिटी का मतलब हिंदी में होता है जवाबदेही। अगर जो है आपको कोई काम सौंपा गया है एंड अगर आपने वो काम कंप्लीट नहीं किया तो उसके लिए हो सकता है कि आपको पनिशमेंट मिले, या फिर जो है आप ये देखो, अगर आपको कोई काम दिया गया है तो जिन्होंने आपको काम दिया है वो तो आपसे पूछेंगे ही ना कि आपने काम कंप्लीट क्यों नहीं किया, या फिर काम कंप्लीट हो गया है तो किस तरीके से आपने काम कंप्लीट किया है।
तो यहाँ पर बस आपको ये समझना है कि जो भी आपको काम सौंपा गया है उस काम से रिलेटेड आपने जो है आंसर, आप जो है आंसरेबल होंगे कि आपने जो है फाइनल आउटकम जो है आपका क्या है, आपने सही से काम किया है कि नहीं, आपका पूरा काम कंप्लीट हुआ है कि नहीं। तो ये सारी चीजें जो है आपकी अकाउंटेबिलिटी में आ जाती हैं। Even after delegation of authority, superior is accountable if the subordinate fails to perform the delegated work. तो यहाँ पर जो है ये लाइन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से समझो आप इसको। अगर हम अथॉरिटी को डेलीगेट कर भी दे रहे हैं, सुपीरियर मिस्टर ए ने मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी, इन तीनों को बी, सी और डी को भले काम सौंप दिया है, लेकिन अगर बी, सी और डी काम कंप्लीट नहीं कर पाए, इसके लिए भी कौन जिम्मेदार है? मिस्टर ए। मिस्टर ए को बार बार टाइम टू टाइम चेक करना चाहिए था कि बी, सी एंड डी अपना टास्क कंप्लीट कर रहे हैं कि नहीं। तो मिस्टर ए को जिन्होंने भी काम सौंपा है वो जो है मिस्टर ए के बॉस जो है मिस्टर ए से पूछेंगे कि आपने जो है काम कंप्लीट किया कि नहीं। अगर काम कंप्लीट नहीं किया है तो मिस्टर ए ही जो है उसके लिए अकाउंटेबल होंगे। इसका मतलब क्या है कि अकाउंटेबिलिटी जो है हम डेलीगेट पूरी तरीके से नहीं कर सकते। अब जो है यहाँ पर हम इन तीनों के बीच में डिफरेंस समझ लेते हैं। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? अथॉरिटी की मीनिंग देखते हैं, मींस पावर टू टेक डिसीजन। अथॉरिटी क्या होती है? इन सिंपल वर्ड्स, पावर टू टेक डिसीजन। अगर आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो उसके रिगार्डिंग आपके पास अगर पावर है वो आपकी अथॉरिटी है। नेक्स्ट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म अ टास्क। जो आपको काम दिया गया है वो काम आपको कंप्लीट करना है। एंड अकाउंटेबिलिटी क्या होती है? आंसरेबल फॉर द आउटपुट ऑफ असाइन टास्क। जो आपको काम दिया गया था वो आपने काम कंप्लीट किया है कि नहीं किया है, इसका जो है जवाब आपसे मांगा जाएगा और यही क्या होती है? अकाउंटेबिलिटी होती है। अब जो है देख लेते हैं कि ये अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी इसको हम डेलीगेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो जो अथॉरिटी होती है, अथॉरिटी को हम पूरी तरीके से डेलीगेट कर सकते हैं। जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है इसको पूरी तरीके से हम डेलीगेट नहीं कर सकते। एंड अकाउंटेबिलिटी को तो हम डेलीगेट कर ही नहीं सकते। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि मिस्टर ए से ही पूछा जाएगा कि आपका काम कंप्लीट क्यों नहीं हुआ, जबकि उन्होंने जो है डेलीगेशन कर दिया था, उन्होंने बी, सी और डी को काम सौंप दिया था, तब भी जो है मिस्टर ए से ही पूछा गया कि काम कंप्लीट क्यों नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि अकाउंटेबिलिटी को डेलीगेट नहीं किया जा सकता। अब देखो यहाँ पर ये अराइज कहाँ से होते हैं, इनका ओरिजिनेशन पॉइंट क्या है। तो अथॉरिटी जो है आपकी फॉर्मल पोजीशन से अराइज होती है। आप जो है किस पोस्ट पे, किस पोजीशन पे, किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे काम कर रहे हो, उससे जो है आपकी अथॉरिटी अराइज होगी। रेस्पॉन्सिबिलिटी कैसे अराइज होगी? जो आपने अथॉरिटी डेलीगेट की है, ठीक है, उससे जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी अराइज होगी। अब जैसे मिस्टर ए ने मिस्टर बी, सी और डी को काम सौंपा, तो ये जो काम दिया है बी को, सी को और डी को, इससे जो है बी, सी और डी की जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी अराइज हो रही है। एंड उतना ही जितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है बी, सी और डी को, उतनी ही जो है मिस्टर ए ने बी, सी और डी को अथॉरिटी भी दी है। मतलब कि जितनी अथॉरिटी उतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पर जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो अराइज कहाँ से हो रही है? वो जो है डेलीगेटेड अथॉरिटी से अराइज हो रही है। एंड अकाउंटेबिलिटी कहाँ से अराइज होती है? ऑब्वियस वाली बात है कि अकाउंटेबिलिटी क्या होती है? जो आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी मिली है वो आपने पूरी अच्छे तरीके से की, फुलफिल की कि नहीं की, आपने पूरा काम किया कि नहीं किया। तो अकाउंटेबिलिटी आपकी कहाँ से अराइज होगी? वो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी से अराइज होगी कि आपको जितनी जिम्मेदारी दी गई थी वो जिम्मेदारी आपने पूरी अच्छे तरीके से निभाई कि नहीं निभाई। एंड द लास्ट पॉइंट इज फ्लो ऑफ डायरेक्शन। तो यहाँ पर जो है आपका सिर्फ एक ही जो है इसमें
डिफरेंट है, दैट इज अथॉरिटी। अथॉरिटी में जो फ्लो होता है वो डाउनवर्ड होता है फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, वेयर एज जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है और जो आपकी अकाउंटेबिलिटी है, इसमें जो मूवमेंट होता है, इसमें जो फ्लो होता है वो होता है फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर। इसमें जो है अपवर्ड मूवमेंट होता है। रेस्पॉन्सिबिलिटी में भी और अकाउंटेबिलिटी में भी क्या होता है, अपवर्ड मूवमेंट होता है फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर। एंड सिर्फ और सिर्फ अथॉरिटी में क्या होता है, फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। आई थिंक ये पोर्शन जो है आपको क्लियर हो गया होगा। ये 3 थे आपके एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन, अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब पावर टू टेक डिसीजन, रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स उस कोई भी काम आपको दिया गया है, उस काम को करने की जिम्मेदारी, ये आपकी ऑब्लिगेशन है, आपको वो काम कंप्लीट करना है। एंड अकाउंटेबिलिटी क्या है कि जो काम आपको दिया गया था वो काम आपने सही तरीके से किया कि नहीं किया, ये आपसे पूछा जाएगा। आंसरेबिलिटी क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी होता है। तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब जो है हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं, वो क्या है, इम्पॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो जो हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करते हैं, इसके जो है कुछ हम इम्पॉर्टेंस डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो है मैंने सिर्फ पॉइंट्स मेंशन किए हैं एंड इन पॉइंट्स की हेल्प से जो है मैं आपको ये टॉपिक समझाने वाली हूँ। यहाँ पर जो है पहला पॉइंट क्या है, इफेक्टिव मैनेजमेंट। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है इफेक्टिव मैनेजमेंट, सेकेंड इज एम्प्लॉय डेवलपमेंट, थर्ड वन इज मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज, फोर्थ वन इज फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ, fifth point is basis of management hierarchy and the last one is better coordination। तो यहाँ पर जो है हम फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, आपका इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या होता है। अगर आप डेलीगेशन कर दोगे तो जो रूटीन वर्क होता है वो रूटीन वर्क जो है आप अपने सबऑर्डिनेट से करा सकते हैं। अगर आप जो है रूटीन वर्क अपने सबऑर्डिनेट से करा ले रहे हैं तो जो इम्पोर्टेंट टास्क होगा आपके पास समय बच जाएगा कि वो इम्पोर्टेंट टास्क पे आप पूरी तरीके से फोकस कर सकें। तो इसी को बोला गया है इफेक्टिव मैनेजमेंट, कि अगर जो है आपने अपना रूटीन वर्क अपने सबऑर्डिनेट से करा लिया तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं, आप उन पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं एंड सारी चीज़ें जो हैं आप टाइमली कंप्लीट कर सकते हैं एंड सारी चीज़ें आप इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज एम्प्लॉय डेवलपमेंट। तो सीधी सी बात है कि सबऑर्डिनेट को जब आप कोई काम सौंप रहे हो तो सबऑर्डिनेट को भी तो वो काम करना आ रहा है ना। पहले अगर उनको वो काम नहीं आ रहा तो जब आपने उनको काम सौंपा तो धीरे धीरे वो काम वो करना स्टार्ट कर दिए। अब जब वो काम वो करेंगे खुद से तो उनको जो है धीरे धीरे उस टास्क के बारे में नॉलेज आएगी तो इससे जो है उनका डेवलपमेंट होगा, उनकी स्किल्स क्या होंगी, एनहेंस होंगी। फिजिकल स्किल्स के साथ साथ मेंटल स्किल्स, ये दोनों ही क्या होंगी, एनहेंस होंगी। इससे जो है एम्प्लॉय का ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट वन इज मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज। तो अगर जो है एम्प्लॉयज को ये लगता है कि हमारे बॉस जो है हमारे ऊपर विश्वास करते हैं, वो अपना इम्पोर्टेंट टास्क भी हमसे करा रहे हैं, इम्पॉर्टेंट डिसीजंस में हमें पार्टिसिपेट करने दे रहे हैं, तो इससे एक ट्रस्ट का, एक कमिटमेंट का रिलेशनशिप स्टैब्लिश होता है बिटवीन द बॉस एंड द सबऑर्डिनेट। सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में एक ट्रस्ट का, एक कमिटमेंट का रिलेशनशिप स्टैब्लिश होगा, जिसकी वजह से जो सबऑर्डिनेट है उसका सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा, बढ़ेगा एंड ये एक पॉजिटिव रोल प्ले करेगा, जिससे कि एम्प्लॉयज का मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा। एम्प्लॉयज जो है मोटिवेटेड फील करेंगे एंड जो है वो और अच्छे तरीके से और मन से जो है काम करेंगे। नेक्स्ट वन इज फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ। तो यहाँ पर जो है आपका जो डेलीगेशन होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ को फैसिलिटेट करता है। कैसे करता है, जो मैन पावर जिनको वो काम नहीं आ रहा था अब उनको वो काम आ रहा है, तो आपके जो एम्प्लॉयज हैं टाइम टू टाइम जो है वो एनरिच हो रहे हैं, वो नया कुछ सीख रहे हैं, तो सारे एम्प्लॉयज की क्वालिटीज क्या होंगी, वो बढ़ेंगी। एंड जब आपके एम्प्लॉयज की क्वालिटी इंक्रीज होगी तो आपका जो मैनेजमेंट है वो अच्छा होगा, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका ग्रोथ और तेजी से होगा। अगर जो है आप टाइम टू टाइम एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हो, उनको जो है अलग अलग चीज़ें सिखाते हो, ठीक है, एंड एक स्कोप भी रखते हो कि नहीं हम
अगर फ्यूचर में हमें लोगों की ज़रूरत पड़ेगी तो हम इंटरनल रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, हम जो है आपका प्रमोशन कर सकते हैं, अगर आपको ये काम आ गया, आपने ये काम सीख लिया, तो इन सारी चीज़ों से क्या होगा, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट होगा। इसी को बोला गया है फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ। नेक्स्ट पॉइंट इज बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। तो यहाँ पर जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होती है, ये जो है एक बेसिस प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट हायरार्की को, क्योंकि इसमें जो है जो डेलीगेशन होता है वो हमेशा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हमेशा कौन करता है, सुपीरियर करता है अपने सबॉर्डिनेट को। तो यहाँ पर एक सुपीरियर सबॉर्डिनेट का रिलेशनशिप स्टैब्लिश होता है। जो सुपीरियर होते हैं वो क्या करते हैं, वर्क असाइन करते हैं, अथॉरिटी असाइन करते हैं अपने सबॉर्डिनेट्स को। एंड इसका मतलब ये है कि सुपीरियर जो है वो हायर हायरार्की में है, हायर लेवल ऑफ हायरार्की में है, वो जो है बॉस हैं, एंड जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको जो है वो अथॉरिटी डेलीगेट कर रहे हैं। इसका मतलब कि पावर जो है सुपीरियर के पास ज़्यादा होगी, तभी तो वो सबॉर्डिनेट को भी डेलीगेट कर रहे हैं। तो इससे जो है एक हायरार्की, एक जॉब पोजीशन कि कौन हायर लेवल पे है, कौन मिडिल लेवल पे है, कौन लोअर लेवल पे है, जितनी ज़्यादा अथॉरिटी वो हायर लेवल पे, जितनी कम है उससे लोअर लेवल पे, एंड अगर उससे भी कम अथॉरिटी है तो आप उससे भी लोअर लेवल पे हो। तो इस तरीके से एक बेसिस जो है, एक हायरार्की आपकी स्टैब्लिश होती है। एंड द लास्ट पॉइंट इज बेटर कोऑर्डिनेशन। तो बेटर कोऑर्डिनेशन का मतलब ये है कि जो डेलीगेशन है, डेलीगेशन से जो है कितनी अथॉरिटी होनी चाहिए, कितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, एंड आप जो है किसको अकाउंटेबल हैं, ये पहले ही तय कर दिया जाता है। तो डेलीगेशन जो है फैसिलिटेट करता है कि जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, जो अलग अलग लेवल्स हैं, जो अलग अलग फंक्शंस हैं, इनमें एक क्लैरिटी रहे रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स की। एंड इससे क्या होगा, अगर क्लैरिटी रहेगी रिपोर्टिंग रिलेशनशिप की तो कोऑर्डिनेशन क्या होगा, बेटर होगा। एंड यहाँ पे ये भी एम्प्लॉयज़ को समझ में आएगा कि उनको जो है किसको जा कर के रिपोर्ट करना है, कौन बॉस है, हमें कौन सा काम करना है, नहीं करना है। ऐसा तो नहीं है कि मैंने जो काम किया किसी और ने भी वो कर दिया। तो यहाँ पर जो है डिविजन ऑफ वर्क होता है, प्रॉपर जो है सिस्टमैटिक सारी चीज़ें होती हैं, काम जो है सबको अलग अलग सौंप दिया जाता है, जिससे ड्यूप्लीकेशन ऑफ वर्क भी अवॉइड किया जा सकता है। एंड ये सारी चीज़ें जब आप देखोगे तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि डेलीगेशन जो है प्रमोट करता है बेटर कोऑर्डिनेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो आई थिंक ऑल दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू यू ऑल। एक बार आप वापस से देख लो, टोटल जो है 6 पॉइंट्स हैं। पहला है इफेक्टिव मैनेजमेंट। इसमें जो है मैनेजमेंट में इफेक्टिव मैनेजमेंट कैसे पॉसिबल है, जो आपके सुपीरियर हैं वो सबॉर्डिनेट्स को जो है रूटीन वर्क दे रहे हैं, जिससे कि सुपीरियर इंपॉर्टेंट टास्क पे कॉन्सेंट्रेट कर सकें एंड वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिवली मैनेज कर सकें। नेक्स्ट वन इज एम्प्लॉय डेवलपमेंट। तो एम्प्लॉय डेवलपमेंट में क्या हो रहा है, सबॉर्डिनेट को उनका काम दे दिया जा रहा है, कुछ नई चीज़ें भी सबॉर्डिनेट सीख रहे हैं एंड उनका डेवलपमेंट हो रहा है। नेक्स्ट वन इज मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। तो सबॉर्डिनेट्स को लगता है कि नहीं, मेरे बॉस, मेरे सुपीरियर मुझ पर भरोसा करते हैं, इसलिए उन्होंने इतना इंपॉर्टेंट टास्क मुझे दिया है। इस वजह से जो है एम्प्लॉयज़ का मोटिवेशन लेवल जो है इंक्रीज होता है। नेक्स्ट वन इज फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ। तो जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दी जाती है, नई नई चीज़ें उनसे करवाई जाती हैं, नई नई चीज़ें उनको सिखाई जाती हैं, जिनसे कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो प्रॉपर ट्रेंड हो जाते हैं। एंड जब ऑर्गेनाइजेशन में सारे एम्प्लॉयज़ आपके प्रॉपरली ट्रेंड हो जाएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ जो है खुद ब खुद होगा। नेक्स्ट वन इज बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। तो इसमें जो है ये बोला गया है कि सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप स्टैब्लिश होता है। एंड अगर आपके पास क्लैरिटी है कि कौन जो है किसको रिपोर्ट करेगा, कौन सुपीरियर है, कौन सबॉर्डिनेट है, किसके पास ज़्यादा अथॉरिटी है, किसके पास कम है, तो जिसके पास ज़्यादा अथॉरिटी है वो मैनेजमेंट हायरार्की में ऊपर की तरफ आएगा, जिसके पास कम अथॉरिटी है वो मैनेजमेंट हायरार्की में नीचे की तरफ आएगा। तो डेलीगेशन जो है आपका बेसिस बनता है फॉर मैनेजमेंट हायरार्की। एंड द लास्ट वन इज बेटर कोऑर्डिनेशन। तो अगर जो है सब एक साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, सबको पता है कि किसको क्या काम करना है, तो कोई भी किसी दूसरे के रास्ते में नहीं आएगा, सब अपना अपना काम करेंगे एंड एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, जिसकी वजह से बेटर कोऑर्डिनेशन होगा ऑर्गेनाइजेशन में।
नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन। तो मैंने जो है सेंट्रलाइजेशन अलग से कवर नहीं किया है, यहाँ पर जो है मैंने डिफरेंस आपको मैं प्रोवाइड करने जा रही हूँ बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो इसी से आपका पूरा सेंट्रलाइजेशन का टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा एंड डिसेंट्रलाइजेशन में कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं तो वो हम जो है अलग से इसमें कवर कर लेंगे। तो यहाँ पर हम डिफरेंस देख लेते हैं बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। पहला पॉइंट है मीनिंग। सेंट्रलाइजेशन, देखो सेंट्रलाइजेशन वर्ड बना है आपका सेंटर से। सेंटर मतलब कि एकदम एकत्रित कर देना, पावर को कॉन्सेंट्रेट कर देना। अगर हायर लेवल अथॉरिटी मतलब कि जो भी पावर है, जो भी अथॉरिटी है, वो अगर हायर लेवल के हाथ में कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब कि पावर्स जो है डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, किसी एक के हाथ में है, सिर्फ हायर लेवल अथॉरिटी के हाथ में है, तो इसको क्या बोला गया है? सेंट्रलाइजेशन बोला गया है। अब किसी भी वर्ड के आगे अगर डी लगा दिया जाए तो उसका ऑपोजिट हो जाता है। तो यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन का ऑपोजिट क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन में हमने बोला कि हम पावर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन क्या बोलता है कि हम पावर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हम जो है पावर्स को, अथॉरिटी को हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इसको क्या बोला गया है? डिसेंट्रलाइजेशन बोला गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखो आप इसमें, अथॉरिटी। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास लगभग सारी अथॉरिटी होती है सेंट्रलाइजेशन में, एंड डिसेंट्रलाइजेशन में जो है अथॉरिटी सिस्टमैटिकली डिवाइड कर दी जाती है हर लेवल पे। यहाँ पर जो है अथॉरिटी को बांट दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। जो आपका सेंट्रलाइजेशन है ये स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल है, और जो डिसेंट्रलाइजेशन है ये जनरली लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल है, क्योंकि आप हर छोटे छोटे डिसीजन के लिए बॉस के पास नहीं जा सकते, आप हेड के पास नहीं जा सकते लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में। तो यहाँ पर जो है पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट वन इज फ्रीडम ऑफ एक्शन। तो यहाँ पर जो सेंट्रलाइजेशन है, सेंट्रलाइजेशन में मैनेजर्स बहुत ज़्यादा फ्रीली काम नहीं कर सकते, उनको सारी चीज़ें पूछने के लिए बॉस के पास जाना पड़ेगा, जो मेन हेड है उनके पास जाना पड़ेगा। लेकिन जो डिसेंट्रलाइजेशन है उसमें जो है पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, जिसकी वजह से मैनेजर्स को फ्रीडम मिल गई है कि वो जो है खुद से डिसीजन ले सकते हैं, एंड अगर कुछ काम परफॉर्म करना है, कोई भी टास्क परफॉर्म करना है, तो वो खुद से जो है उसको परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। तो मैंने जो है कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया है आपके साथ सेंट्रलाइजेशन एज वेल एज डिसेंट्रलाइजेशन का। अब जो है मैं इसमें आपके साथ इम्पोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन डिस्कस करने वाली हूँ। ये जो है आपके पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग इम्पोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। पहला पॉइंट है इसमें डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स। Second one is develop managerial talent for future. Next, quick decision making. Next one is relief to top level management, facilitates growth and better control. तो ये सारे पॉइंट्स हैं आपके इम्पोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन के रिगार्डिंग। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स। तो जो आपके सबऑर्डिनेट्स होते हैं, जब उनको काम सौंप दिया जाएगा तो उनको लगेगा कि नहीं ये काम जो है मुझे ही सौंपना है, मुझे सौंपा गया है, मुझे इसको अच्छे तरीके से करना है। तो सबऑर्डिनेट जो है खुद से उस काम को करना शुरू करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनको ही ये काम कंप्लीट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो, डिसेंट्रलाइजेशन सीक्स टू डेवलप इनिशिएटिव इन सबऑर्डिनेट्स बाय प्रमोटिंग सेल्फ रिलायंस एंड कॉन्फिडेंस अमंग देम। तो जो ये डिसेंट्रलाइजेशन होता है, इससे जो है सबऑर्डिनेट्स सेल्फ रिलायंट फील करते हैं एंड इनका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप होता है। एंड ये जो है, जो डिसेंट्रलाइजेशन है, ये उन एग्जीक्यूटिव्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है जिनके पास पोटेंशियल है कि वो एक डायनामिक लीडर बन सकें। जो सबऑर्डिनेट्स अच्छे तरीके से काम परफॉर्म करेंगे तो डिसेंट्रलाइजेशन के थ्रू जो है ये समझ में आ जाएगा कि सबऑर्डिनेट्स इनिशिएटिव ले रहे हैं, उनके अंदर जो है ये पोटेंशियल है कि वो और भी अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर। तो सीधी सी बात है, जब डिसेंट्रलाइज किया जाएगा, जब कुछ पावर जो है सबऑर्डिनेट्स को भी दी जाएंगी, तो इसका बर्डन जो है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उनको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, क्योंकि सबऑर्डिनेट्स जो हैं अपने अपने एरिया में
खुद से चीज़ें सोच सकते हैं, जो डिफ़िकल्ट चैलेंजिंग सिचुएशंस आती हैं उनको जो है वो टैकल कर सकते हैं, उनके ऊपर नज़र रखने की बार बार ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उनको जो है उनकी जो ट्रेनिंग का स्कोप है वो इंक्रीज हो जाता है। अगर ट्रेनिंग का स्कोप इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब कि वो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को बहुत ही अच्छे से टैकल कर पाएंगे। एंड इस तरीके से जो आपके अलग अलग एम्प्लॉयज़ हैं, अगर उन अलग अलग एम्प्लॉयज़ को, उन अलग अलग सबऑर्डिनेट्स को काम सौंप दिया जाएगा तो क्या होगा कि सारे लोग जो है विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग कुछ नई नई चीज़ें सीख लेंगे एंड फ्यूचर के लिए एक मैनेजरियल टैलेंट डेवलप होगा। ये जो अभी सबऑर्डिनेट्स हैं इन फ्यूचर दे कैन बी सुपीरियर एज वेल, राइट। तो ये कैसे पॉसिबल है? विद द हेल्प ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ये पॉसिबल है। नेक्स्ट वन इज क्विक डिसीजन मेकिंग। तो अगर आपको हर काम के लिए, एक एक काम के लिए आपको हेड के पास जाना पड़े तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा कि आप एक एक चीज़ जाकर के बॉस से पूछ रहे हैं एंड वो भी परेशान हो जाएंगे। डिसेंट्रलाइजेशन के थ्रू क्या किया? पावर्स को जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब जो है आपको एकदम बिल्कुल हेड के पास, टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास हर एक चीज़ के लिए नहीं जाना है। आप अपने लेवल पे जो है उन प्रॉब्लम्स को, उन सिचुएशंस को टैकल कर सकते हो। अगर जो है नहीं हो रही है तो फाइनली आप जो है टॉप लेवल पे जा सकते हो, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका टाइम सेव होता है एंड आप क्विक डिसीजंस ले सकते हो। सीधी सी बात आप यहाँ पर समझो कि हर एक चीज़ के लिए आपको टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास नहीं जाना पड़ेगा एंड इसकी हेल्प से जो है आप जल्दी जल्दी जो है अपने लेवल पे या फिर जो है अपने इमीडिएट बॉस के लेवल पे जो है आप सारी सिचुएशंस को टैकल कर सकते हो, डिसीजंस ले सकते हो। नेक्स्ट वन इज रिलीफ टू टॉप लेवल मैनेजमेंट। अब जो है हर चीज़ के लिए हम बार बार टॉप लेवल मैनेजमेंट का दरवाज़ा खटखटाएंगे तो वो भी इरिटेट हो जाएंगे, उनके पास ऐसे ही बहुत ढेर सारा काम है। तो अगर हम अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स लेकर के बार बार टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास जाएंगे तो वो जो है और बर्डनड, ओवरबर्डनड फील करेंगे। तो डिसेंट्रलाइजेशन की हेल्प से क्या होता है कि ये जो आपका पावर्स हैं या फिर डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज़ हैं ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं अलग अलग लेवल्स पे। तो जब डिस्ट्रीब्यूट हो गई हैं तो आपको हर एक चीज़ के लिए टॉप लेवल मैनेजमेंट का डोर नॉक नहीं करना है एंड इसकी वजह से क्या हुआ है, टॉप लेवल मैनेजमेंट बहुत ही फील फ्री करती है, वो रिलीफ फील करती है कि नहीं, जो लेस इम्पॉर्टेंट टास्क है वो बाकी सारे लोग कर लेंगे एंड जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टास्क है लाइक पॉलिसी बनाना या फिर प्लानिंग करना, इन सारी चीज़ों पे वो कॉन्सेंट्रेट कर सकती हैं। नेक्स्ट वन इज फैसिलिटेट्स ग्रोथ। तो यहाँ पर आप समझो कि जो डिसेंट्रलाइजेशन है इसकी वजह से क्या होता है कि जो डेलीगेशन हुआ है, जो डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है, डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से सबऑर्डिनेट्स को जो है काम मिला है, डेलीगेट हुआ है काम एंड जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको पता है कि उनके पास अथॉरिटी भी है एंड उसकी मैचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो वो जो है अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे, वो जो है काम को बहुत ही अच्छे तरीके से करने की कोशिश करेंगे। उनको जो है एक थोड़ी सी ऑटोनॉमी लेवल जो है ज़्यादा दिखेगी। जो यहाँ पर आपके अलग अलग हेड्स हैं, डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, डिविजनल हेड्स हैं, वो भी थोड़ा सा फील फ्री करेंगे एंड वो अच्छे तरीके से काम करने की कोशिश करेंगे। The growth of organization is facilitated by the increase in its productivity and profitability through assigning greater autonomy to the lower level management as well as divisional or departmental heads। तो अलग अलग जो departmental heads हैं उनको क्या हुआ, उनको जो है फ्रीडम मिली, ऑटोनॉमी मिली एंड उसकी वजह से सारे लोग अपने अपने काम पे कंसंट्रेट कर सकते हैं एंड सारे लोग मिलकर के ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ और भी तेजी से होगा। एंड द लास्ट पॉइंट इज बेटर कंट्रोल। तो अगर जो है एक बंदे को पूरी संस्था संभालनी है तो वहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल आती है कि वो एक बंदा जो है पूरी संस्था को कैसे संभालेगा। तो अगर डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया गया तो अब एक बंदे को जो है पूरी संस्था नहीं संभालनी है, उसको जो है बस कुछ लोगों को देखना है एंड वो कुछ लोग जो उनके नीचे काम कर रहे हैं उनसे जो है लेस लेवल ऑफ
अथॉरिटी पे काम कर रहे हैं, उनसे लोअर लेवल ऑफ हायरार्की पे काम कर रहे हैं, लोअर हायरार्की पे, वो जो है अब बाकी चीज़ें संभाल लेंगे। तो इससे क्या होगा कि हर डिपार्टमेंट अलग अलग बन चुका है, हर चीज़ें डिसेंट्रलाइज हो गई हैं। तो यहाँ पर जो है अब टॉप लेवल को सारी चीज़ें नहीं संभालनी है, टॉप लेवल मिडिल लेवल को संभालेगा, मिडिल लेवल जो है लोअर लेवल को संभाल लेगा, एंड लोअर लेवल जो है वर्कर्स पे नज़र रखेंगे। इससे क्या होगा, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में एक कंट्रोलिंग बेटर तरीके से हो सकती है एंड काम जो है और अच्छे तरीके से हो सकता है। सो दीज वर द 6 पॉइंट्स ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। यहाँ पर जो है मैं एक छोटा सा रिकैप करवा देती हूँ आपको। डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स, तो जब आपको जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाएगी, अथॉरिटी मिल जाएगी, तो आप जो है खुद से वो काम करने की कोशिश करोगे, तो इससे जो है सबऑर्डिनेट्स खुद से इनिशिएटिव लेना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वन इज डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर। तो जो सबऑर्डिनेट्स हैं, सबऑर्डिनेट्स क्या करेंगे, वो जो है नई नई चीज़ें सीखेंगे, एंड जब सारे सबऑर्डिनेट्स ट्रेंड हो जाएंगे तो ऑब्वियसली फ्यूचर के लिए अच्छे मैनेजर्स साबित होंगे। नेक्स्ट वन इज क्विक डिसीजन मेकिंग। आप जो है फैसला कोई भी अगर लेना है तो आप अपने लेवल पे ले सकते हो, अगर वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, तो वो जो है वैसी छोटे छोटे डिसीजन जो है आप अपने लेवल पे ले सकते हो, एंड इससे डिसीजन जल्दी ले पाओगे। नेक्स्ट वन इज रिलीव टू टॉप लेवल मैनेजमेंट। हर एक चीज़ के लिए आपको टॉप लेवल मैनेजमेंट को परेशान करने की जरूरत नहीं है, आप जो है छोटी मोटी चीज़ें अपने आप देख लो। टॉप लेवल मैनेजमेंट को प्लानिंग करने के लिए छोड़ दो, उनको जो है जो इम्पॉर्टेंट पॉलिसी फॉर्मुलेशन वगैरह है उनके लिए रिलीव कर दो। नेक्स्ट वन इज फैसिलिटेट्स ग्रोथ। तो जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं जिनको जो है पावर मिल गई है डिसेंट्रलाइजेशन के तहत, अब वो क्या करेंगे, वो टाइम टू टाइम जो है और अच्छे से काम करने की कोशिश करेंगे, उनके पास अथॉरिटी भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, वो जो है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे इसकी हेल्प से, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल ग्रोथ होगा। एंड द लास्ट पॉइंट इज बेटर कंट्रोल। तो यहाँ पर जो है आप जो है रेगुलरली फीडबैक ले सकते हो, क्योंकि आपका स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या है, कम है। आप जो है अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट को सारी चीज़ें संभालनी होंगी तो ज़्यादा दिक्कत आएगी। आप जो है जब पावर्स को डेलीगेट कर दोगे तो आपको कुछ कुछ लोगों को संभालना है, एंड आप जो है वो अच्छी तरीके से कर सकते हो, बेटर कंट्रोल होगा ऑर्गेनाइजेशन में। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज डेलीगेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये टॉपिक जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में जो है जो केस स्टडीज आपको सॉल्व करने के लिए आती है उसमें यही पहचानना होता है कि टॉपिक जो है आपका डेलीगेशन के रिगार्डिंग है कि डिसेंट्रलाइजेशन के रिगार्डिंग है। तो अगर जो है आप यहाँ पर डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में डिफरेंस अच्छे से समझ लेंगे तो वहाँ पर जो है आपके केस स्टडीज में मार्क्स नहीं कटेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। फर्स्ट पॉइंट इज स्कोप। तो डेलीगेशन का स्कोप क्या होता है, नैरो होता है, इसका दायरा कम होता है, और डिसेंट्रलाइजेशन का थोड़ा सा वाइडर होता है। जो डेलीगेशन है ये इंपॉर्टेंट या फिर रूटीन फंक्शन होता है मैनेजर का। सपोज कि इसको जो है ये स्टार्टिंग में नहीं मिलता, अब बॉस को मिला, मिस्टर ए को मिला, ए ने बी को दिया, सी को दिया, डी को दिया, डेलीगेट कर दिया काम। तो ये जो है रूटीन फंक्शन है कि कोई भी काम मिलेगा हम अपने सबऑर्डिनेट को सौंप देंगे, हम जो है अपना काम, जो हमको टोटल पीस ऑफ वर्क मिला है, हमारे डिपार्टमेंट को जो काम पूरा कंप्लीट करना है वो जो है हम अपने बाकी सबऑर्डिनेट से करवा लेंगे। ये तो रूटीन फंक्शन होता है मैनेजर का। लेकिन जो डिसेंट्रलाइजेशन होता है ये जो है बिल्कुल वन टाइम डिसीजन होता है, इसको बार बार चेंज नहीं किया जाता, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये अगर डिसेंट्रलाइजेशन एक बार कर दिया तो बार बार जो है हम चेंज नहीं करना पसंद करते, हम जो है इसको वन टाइम ही डिसेंट्रलाइज कर देते हैं कि किस लेवल पे जो है कितनी कितनी पावर्स होंगी। ये जो है ऑर्गेनाइजेशन का जब स्ट्रक्चर बनाया जाता है उसी समय जो है सबको सबके हिस्से की अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दी जाती है। यहाँ पर देखो डेलीगेशन में जो है ये किसकी जिम्मेदारी, डेलीगेशन करना किसकी जिम्मेदारी है, हर मैनेजर जो है डेलीगेट कर सकता है, हर मैनेजर जो है अपने सबऑर्डिनेट से काम करवा सकता है। जो डिसेंट्रलाइजेशन है, डिसेंट्रलाइजेशन जो है ये किसकी जिम्मेदारी है, ये टॉप लेवल मैनेजर की जिम्मेदारी है। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट में लोग बैठे हैं वो ही पूरा सिस्टमैटिकली डिसेंट्रलाइज करेंगे कि किस लेवल पे कितनी पावर्स जानी चाहिए, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जानी चाहिए। नेक्स्ट वन इज नेचर। तो डेलीगेशन जो है वो कंपलसरी होता है कि आप जो है बिना डेलीगेशन किए सारा काम अकेले कर भी नहीं सकते, आपको जो डेलीगेशन करना ही करना है।
और डिसेंट्रलाइजेशन की ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल क्यों होता है? क्योंकि अगर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है आपकी तो वहां पर तो आप सेंट्रलाइजेशन की हेल्प से भी तो काम कर सकते हो। तो डिसेंट्रलाइजेशन सिर्फ लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी नहीं है, तो ये ऑप्शनल होता है। जो डेलीगेशन होता है इसका मेन पर्पस क्या होता है? इसका मेन पर्पस होता है जो मैनेजर्स हैं उनके बर्डन को रिड्यूस करना। ठीक है, जो मैनेजर्स हैं उनके बर्डन को रिड्यूस करना डेलीगेशन का मेन पर्पस होता है। और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है? इसमें जो है सारे लेवल पे पावर्स को इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देना, जिस लेवल पे जितने पावर की जरूरत है उनको पहले ही उतना सौंप देना, लोगों का काम करने का दायरा स्कोप बढ़ाना, उनको अथॉरिटी देना। किनको देना? सबऑर्डिनेट्स को अथॉरिटी पहले से ही ग्रांट कर देना। अब देखो यहाँ पर ये पॉइंट ध्यान से समझो, इसके जो ग्रांट अथॉरिटी है इस पॉइंट के बेसिस पे आपके केस स्टडीज के क्वेश्चंस आते हैं। डेलीगेट कौन करता है? जो आपका इमीडिएट सुपीरियर है वो डेलीगेट करेगा। मतलब कि अगर ए है, ए जो है अपने सबऑर्डिनेट्स को डेलीगेट करेंगे बी सी डी, तो ये क्या है? ए जो है इमीडिएट सुपीरियर है। अब बी के अंडर जो है ई काम कर रहे हैं तो बी जो है ई को डेलीगेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से डेलीगेशन होता है। डेलीगेशन कौन करता है? ये इमीडिएट सुपीरियर करते हैं। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन कौन करता है? ये टॉप लेवल करती है। यहाँ पर जो है इमीडिएट सुपीरियर का कोई रोल नहीं है, टॉप लेवल ही स्टार्टिंग से ही सारी पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो अथॉरिटी कौन देता है इसमें? टॉप लेवल मैनेजमेंट देती है। तो यहाँ पर आप ध्यान दोगे कि हमने जो है डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में भी डिफरेंस पढ़ लिया है। तो इस तरीके से आप देखो कि जो डिसेंट्रलाइजेशन है इसका स्कोप ज्यादा होता है। दोनों में ही क्या होता है? पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लेकिन करता कौन है? जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट करती है और डेलीगेशन आपके इमीडिएट सुपीरियर करते हैं। जब आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनता है तभी डिसेंट्रलाइजेशन हो जाता है। एंड डेलीगेशन जो आपके छोटे छोटे डेली रूटीन वाले वर्क होते हैं उनके लिए आप डिसेंट्रलाइजेशन करते हो। आप इसको लगातार कर सकते हो, डेली बेसिस पे कर सकते हो, हर काम के लिए डेलीगेट कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है कुछ ऐसा फिक्स टाइम ड्यूरेशन नहीं है कि एक बार करना है या 10 बार भी डेलीगेशन कर सकते हैं। जो आपका डेलीगेशन होता है उससे मैनेजर्स का बर्डन कम हो जाता है, और जो आपका डिसेंट्रलाइजेशन है इससे आपके सबऑर्डिनेट्स की रोल्स और पावर्स ये दोनों क्या होती हैं? इंक्रीज हो जाती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप स्टडीइंग, कीप रॉकिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।